हम विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, तो विश्व भूगोल का अध्ययन करते समय हमें केवल विश्व भूगोल को समझना होगा। यानी कि हमें समझ कर इनको पढ़ना होगा कि किस तरह से हम समझ सकते हैं। विश्व भूगोल को आप समझने की कोशिश करना। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आप कौन सा भी आंसर इसका दे सकते हो। पहले हमने अक्षांश और देशांतर को पढ़ा, लेकिन हम दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, दो क्वेश्चनों को आप समझना, फिर आपका अक्षांश और देशांतर क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए ग्रीनविच रेखा पर ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा, रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। तो अब आपको कैसे समय ज्ञात करना है, पहले देखिए कि ग्रीनविच रेखा कितने डिग्री पर है। यानी कि पहले आप ये ज्ञात कीजिए कि ग्रीनविच रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है। अगर आपकी ग्रीनविच रेखा नहीं आएगी तो आपके दे सकते हैं कि 10 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं। तो अगर आपकी केवल एक दे दिया कि ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो पहले आप देखिए ग्रीनविच रेखा ये वाली बीचों बीच वाली जो 0 डिग्री पर है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर यहाँ कितने बज रहे हैं, यहाँ 10 बज रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर पर 10 बज रहे हैं। तो अब आपके पूछा है कि आपके 180 पूर्वी देशांतर पर, 180 पूर्वी देशांतर पर, क्योंकि पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा। आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितना, 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट का अंतर आएगा, और हम 180 डिग्री पर जाएंगे तो कितने मिनट का अंतर आएगा। तो 180 डिग्री देशांतर को 4 मिनट से गुना कर लीजिए, जिसमें आपका आ जाएगा, जैसे 0 से 0, 8 चौको 32, हासिल के 3, 4 और 3 7, यानी कि 720 मिनट। कितने आए, 720 मिनट। यानी कि आपके 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूरी देशांतर तक आपका अंतर आया 720 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है ये कितना समय हो रहा होगा। तो 10 तो यहाँ बज रहे हैं, 10 के बाद में आपके 720 मिनट आए। अब 720 मिनट आए तो इनको घंटों में काउंट कीजिए। आपके 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 720 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो आप 720 में 60 का भाग दीजिए। कितने का, 60 का भाग दीजिए। तो 60 का भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 6 का 72 में भाग दोगे तो 12 चंग 72, यानी कि 12 चंग 6 से 12 बार कट गया, तो यानी कि लगभग आपके 12 घंटे आए। कितने घंटे आए, 12 घंटे। तो आप 10 बजे में 12 घंटे प्लस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है इधर बढ़ते हैं तो प्लस होता है, यानी कि आगे रहता है। पूरी भाग में हम आगे जाते हैं तो आगे बढ़ता है समय, और पश्चिम भाग में जाते हैं तो समय घटता है। ठीक है, तो हम 10 बजे में 12 घंटे वो जोड़ लेते हैं। तो 10 बजे में 12 घंटे वो जोड़ेंगे तो 10 से 12 बजने में, यानी 10 से 12 घंटे वो जोड़ेंगे तो कितने होंगे आपके, लगभग आपके रात के 10 बजेंगे। कितने बजेंगे, रात के 10 बजेंगे। ठीक है, ये सुबह के 10 बज रहे हैं, अब आपके रात के, यानी कि पूरी देशांतर पर रात के 10 बज रहे होंगे, रात के 10 बज रहे होंगे। ये आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देखना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत का क्या समय हो रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे, यानी कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके 180 डिग्री देशांतर पर है। कितने, 180 डिग्री देशांतर पर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
एक ही रेखा है, न कि पूर्वी पश्चिम, क्योंकि एक ही रेखा खींची गई है 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसको ही पूर्वी पश्चिम देशांतर मानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी पर है? 180 डिग्री देशांतर पर है। अब भारत यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा पर, इसको आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 1884 में खींचा गया था, इनका इसका निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके प्रशांत महासागर में है। किस में है? प्रशांत महासागर में है। महासागर में आपको बताऊं प्रशांत महासागर कहाँ पर है? आप देखिए, ये वाला भूभाग यानी कि आपके यहाँ से ये प्रशांत महासागर है, यहाँ ये प्रशांत महासागर में ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, ये वाली, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इधर वाला भाग अलास्का है, ये अमेरिका का, और इधर वाला भाग ये साइबेरिया है, ठीक है। यानी कि इधर ये भाग अमेरिका का आ जाता है, ये वाला भाग, ये वाला भूभाग है, इस भूभाग इधर आ जाता है, ये वाला इधर ये अमेरिका जाता है, ये वाला भूभाग। तो यहाँ पर यानी कि इधर भी खींच सकते हैं कि ये रेखा इधर खींची गई है, ठीक है, ये रेखा यहाँ पर। तो इस रेखा को प्रशांत महासागर में है, यानी कि अलास्का को साइबेरिया से बचाने के लिए इस रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है? तो इस रेखा को 4 बार मोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी बार? 4 बार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार घुमाया गया है। तो अब क्वेश्चन अपना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बज रहे हैं, तो भारत का क्या समय होगा? यानी कि 180 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। अब देखिए कि भारत का क्या समय हो रहा होगा। तो आप ये देखिए कि भारत कितनी डिग्री देशांतर पर है, यानी कि भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है? तो आपको पता है कि भारत की मानक देशांतर रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो अब देखिए 82.5 पूरी देशांतर है, तो आप देखिए कि यहाँ पर आप इधर चलोगे तो इधर आपके 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो अब इसमें से आप 180 डिग्री और 82.5 डिग्री में कितने का अंतर है? देखिए 180 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटा लीजिए, यानी कि आप पहले 82 डिग्री को घटा लीजिए। इधर 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो इधर से हासिल का 1 ले लीजिए, 10 हो गया। 10 में से 2 गए तो कितने बचे? आपके 8 बचे, ठीक है। अब इधर 7 रह गए, क्योंकि 1 हासिल का लिया, तो 7 में से 8 नहीं जा सकते, नहीं जाने के बाद में इसको 1 को इधर को हासिल ले लीजिए, 17 हो गए। 17 में से 8 गए तो कितने बचे? यानी कि आपके 98 बचे, यानी कि 98 बचे। और आधा डिग्री और घटाओगे तो 98 में से आधा डिग्री और घटाओगे तो 97 डिग्री बचे। यानी कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है उसमें कितने का अंतर है? 97.5 डिग्री का अंतर है। अब 97.5 डिग्री का अंतर है, तो आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर रहता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर रहता है। तो 97.5 डिग्री में कितने मिनट का अंतर रहेगा? तो पहले तो 97 में देखिए, 97 को 4 से गुना कीजिए, 210, 3 4 से 28, 28 का 8 हासिल के 2, फिर 9 में गुना कीजिए 4 से, 1 नाम 2 नाम 18, 3 नाम 4 नाम 36, 36 2 कितने हो गए? 38। कितने हो गए? 38, यानी कि 388 मिनट तो ये आ गए, ठीक है। 388 मिनट आने के बाद में 97 में भी आपकी आधा डिग्री बचा। तो जब आपके 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो आधे डिग्री में कितने मिनट का अंतर होगा? आधे डिग्री में आपके 2 मिनट का अंतर होगा। 2 मिनट और प्लस कर लीजिए 388 में, तो 390 डिग्री कितने हो गए? 390 मिनट, यानी कि अब 390 मिनट का अंतर है, यानी कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में। अब यहाँ 12 बज रहे हैं, तो अब 390 मिनट को घंटों में काउंट कीजिए। 390 को मिनट को घंटों में काउंट करोगे तो आपके 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दीजिए 390 में। 390 में 60 का भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 6 का भाग दीजिए 39 में, छक 36, यानी कि 39 में 6 का भाग देंगे जैसे 39 में, छक 36 ने आ गए, ठीक है। 36 बचे कितने? 3। फिर इधर 3 बचे, तो यहाँ पर ये कर लीजिए 6 घंटे, फिर इधर 0 कर लीजिए, 6 पंजे 30, यानी कि 6.5 घंटे, 6.5 घंटे आ रहे हैं, यानी कि 6 घंटे 6.5 घंटे आपका अंतर आ रहा है। यानी कि 6.5 घंटे को इसमें जोड़िए 12 बजने में, यानी कि आपका यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो 6.5 घंटे इसमें जोड़ोगे तो 6:50, यानी कि 6:30 मान लीजिए आप, यानी कि 6:30 मिनट, यानी कि 6:30 मिनट भारत का समय हो रहा होगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वो देता हूँ आपको, ठीक है।
फिर हम आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इजी, बहुत से स्टूडेंट को याद होगा किस तरह से निकालते हैं, लेकिन जिनको याद नहीं वो देखें। जैसे आपके 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, पश्चिमी देशांतर पर 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा, क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो अब आपके पता है कि ये 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा। ठीक है, पूर्वी भाग में बढ़ते हैं तो समय में वृद्धि होती है, समय में वृद्धि होती है, पूर्वी भाग में जाते हैं, और पश्चिम में जाते हैं तो समय में कमी होती है, समय में कमी होती है। तो आपके पश्चिम इधर है, यानी कि 10 डिग्री पश्चिम इधर देशांतर है आपके, यानी कि 10 डिग्री ये इधर पश्चिम में है, यानी कि यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। और आपको यहाँ पर पूरी देशांतर पर 10 डिग्री पूरी देशांतर है, तो यहाँ का आपको समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, 10 डिग्री यहाँ पर है और ग्रीनिच रेखा यहाँ पर है, तो पहले आप ग्रीनिच रेखा का समय ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 8 बज रहे हैं, तो यहाँ ग्रीनिच रेखा पर क्या समय हो रहा होगा। तो 10 डिग्री पर जब आपके 8 बज रहे हैं, तो ग्रीनिच रेखा से 10 डिग्री के मध्य कितने का अंतर है, लगभग आपके 10 डिग्री का अंतर है। अब 10 डिग्री का अंतर है तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 10 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर हुआ, तो 10 डिग्री पर आपके 40 मिनट का अंतर हुआ। 4 से गुना करोगे तो कितने मिनट का वो अंतर हुआ, 40 मिनट का अंतर हुआ। अब 40 मिनट का अंतर हुआ, तो आप इसमें से 8 में से 40 मिनट घटाइए, क्योंकि आप घटाना होगा आपको। तो ग्रीनिच रेखा पर आप 40 मिनट घटाओगे तो नया समय होगा आपके 7:20। कितना होगा, 7:20 आपके यहाँ पर होगा। ठीक है, अब 7 बजकर ग्रीनिच रेखा पर होगा, तो फिर आपसे पूछा कि 10 डिग्री पर क्या समय हो रहा होगा, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब इधर समय बढ़ेगा आपके, इधर तो घट गया आपके, अब इधर बढ़ेगा। तो अब ग्रीनिच रेखा से 10 डिग्री पर जाओगे तो इधर भी आपके 10 डिग्री का अंतर है, तो इसको भी 4 से गुना कीजिए। 4 से गुना करोगे तो 40 मिनट का अंतर आएगा। कितने मिनट का अंतर आएगा, 40 मिनट का अंतर आएगा। तो फिर 7:20 में 40 मिनट जोड़ दीजिए, यानी कि आपके 8 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, आपके 8 बज रहे हैं, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। अगला टॉपिक है हमारे पृथ्वी की गतियाँ। समझने की कोशिश करना पृथ्वी की गतियों को, बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करना। देखो, पृथ्वी है तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। कितनी गतियाँ होती है, 2। यानी कि एक तो स्वयं जो पृथ्वी ये है, ये स्वयं अपनी दूरी पर घूमती है, यानी कि अपनी जगह पर घूम रही है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको गुणन गति। क्या बोलते हैं, गुणन गति भी बोलते हैं, या फिर परिभ्रमण गति भी बोलते हैं, परिभ्रमण भी बोलते हैं, या फिर दैनिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, दैनिक गति भी बोलते हैं। जो पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है तो उसको गुणन, परिभ्रमण, दैनिक गति भी बोलते हैं। साथ में जो पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरह से घूम रही है चारों ओर। ठीक है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इसको क्या बोलते हैं, इस गति को बोलते हैं अपन परिभ्रमण, परिक्रमण या वार्षिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, वार्षिक गति। ठीक, यानी कि आपके पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक गति है दैनिक गति, एक है वार्षिक गति। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से है। यानी कि आपकी जो गुणन गति है, ये गुणन गति आपके पृथ्वी अपनी स्वयं अपनी जगह पर लगभग 24 घंटे में पूरी घूम लेती है। यानी कि 24 घंटे में अपनी जगह पर घूम लेती है। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इस दैनिक गति के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको एक और ध्यान रखना है कि जो दिन और रात को, यानी कि आपके एक क्वेश्चन आता है कि प्रदीप्ति वर्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त वर्त। यानी कि प्रदीप्त वर्त किसे कहते हैं, यानी कि वह वर्त
वह वर्त जो दिन और रात यानी कि दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रदीप्त वर्त कहलाती है। यानी कि गुणन गति के कारण, दैनिक गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं और दिन रात को विभाजित करने वाली वर्त को प्रदीप्त वर्त कहते हैं। अब आप बताइए, इस अगर ये गुणन गति, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी जो गुणन करती है इसके कारण दिन रात होते हैं, तो फिर अगर मान लीजिए पृथ्वी अपनी जगह पर गुणन यानी कि परिभ्रमण करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह पर गुणन करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि उसका आधा भाग तो, पृथ्वी का आधा भाग तो किस में रह जाए, यानी कि आधा भाग तो रात में रह जाए और आधा भाग दिन में रह जाए हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आधे भाग में तो दिन रहेगा और आधे भाग में क्या रहेगा? दिन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी जो इसमें दो आता है, आपकी जो पृथ्वी की गतियां हैं, पृथ्वी की जो गुणन गति है, इस गुणन गति को दो भागों में बांटा गया है। अगर पृथ्वी जो गुणन कर रही है, अगर पृथ्वी की जो दैनिक गति है, अगर उसको तारों के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है तो उसको अलग कहा जाता है। यानी कि जब पृथ्वी की गुणन गति को तारों के संदर्भ में गणना की जाती है तो उसको नक्षत्र दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र दिवस। यानी कि तारों के संदर्भ में पृथ्वी किस तरह से घूम रही है उसको नक्षत्र दिवस कहा जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है, नक्षत्र दिवस का जो काल होता है आपके 23 घंटे 56 मिनट होते हैं, 56 मिनट, ठीक है। यानी कि नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है? आपके 23 घंटे 56 मिनट होते हैं। और अगर पृथ्वी को सूर्य के संदर्भ में, यानी कि सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की जो दैनिक गति ज्ञात की जाती है कि पृथ्वी सूर्य के किस तरफ से घूम रही है, यानी कि सूर्य के संदर्भ में किस तरह से घूम रही है, तो उसको सौर दिवस कहा जाता है। सौर दिवस यानी कि जब पृथ्वी की गुणन गति को सूर्य के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है तो उसको सौर दिवस कहा जाता है। और पृथ्वी की दैनिक गति को तारों के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है तो उसको नक्षत्र दिवस कहा जाता है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की गति होती है। तो अब आप एक क्वेश्चन आएगा आपके कि नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी है, सौर दिवस की अवधि कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी बात करते हैं परिक्रमण की गति के बारे में। परिक्रमण या वार्षिक गति क्या होती है? ठीक है, देखो आपके एक परिक्रमण की देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण भी बोलते हैं इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं, ठीक है, वार्षिक गति। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य है इस सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। यानी कि परिक्रमा लगाती है, सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? परिक्रमा से करा रहा है, तो इसमें भी करा रहा है, तो ये ध्यान रखना कि परिक्रमण में करा रहा है, परिक्रमा में भी करा रहा है। तो परिभ्रमण और परिक्रमण में ये ध्यान रखना कि परिभ्रमण में तो ब आ रहा है तो पृथ्वी सूर्य अपनी जगह पर घूमती है। अब परिक्रमण में करा रहा है तो परिक्रमा में भी करा रहा है, तो परिक्रमा का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यानी कि पृथ्वी लगभग सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में जो घूमती है, यानी कि लगभग पृथ्वी 365 दिन व 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में घूमती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगता है? तो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब इस 6 घंटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जो 6 घंटे यानी कि आपके 366 दिन कब होंगे? 366 दिन कब होंगे? जब आपके लगभग 4 वर्ष में आपके इस तरह से करते हैं कि 6 घंटे को हम जोड़ेंगे 4 बार, 6 घंटे को, तो आपके 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे का मतलब क्या हुआ? एक दिन। यानी कि 4 वर्षों में आपके 6 घंटे 24 घंटे में एक दिन में बदल जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 वर्षों में एक लीप वर्ष आता है, एक लीप वर्ष आता है। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप आता है। यानी कि हर चौथा वर्ष को हम 366 दिन का मानते हैं और बाकी प्रत्येक साल को 365 दिन का मानते हैं। इस 6 घंटे को काउंट नहीं करते। यानी कि हमारा जो दिन होता है उस तीन वर्ष तो हम 365 दिन मानते हैं और चौथा वर्ष को 366 दिन मानते हैं, उसको लीप वर्ष कहते हैं, जो हर 4 वर्ष में आता है। यानी कि हमारे 4 वर्ष में
जो फरवरी है वो 4 वर्ष में एक बार 29 फरवरी तक आता है और बाकी 3 फरवरी अपने 28 फरवरी तक रहती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत और समझा देता हूँ, आपके इसमें देखना समझना। इसमें ये देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये घूमने में इसको लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब पृथ्वी जो अपने चारों ओर घूमती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी वर्ष में एक बार तो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और एक बार सबसे दूरी पर होती है, ठीक है। तो इस सबसे दूरी को और सबसे कम दूरी को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। दो अलग अलग नाम कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके अपसौर, और एक होता है आपके उपसौर, ठीक है। अपसौर और उपसौर। तो अ आ रहा है, तो अ से क्या होता है? अधिक में भी क्या है? अ, ठीक है। तो अधिक में अ है, तो अपसौर में भी अ है। तो अपसौर का मतलब है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की सर्वाधिक दूरी, यानी कि आप 4 जुलाई को देखिए कि 4 जुलाई को क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है, कितनी होती है? 15 करोड़ 21 लाख, ठीक है। अपसौर क्या है? यानी कि पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी अपसौर कहलाती है, जिसकी लगभग दूरी होती है लगभग 15 करोड़ 21 लाख। अपसौर क्या होता है? यानी कि जब अधिक दूरी हुई तो अपसौर यानी कि क्या होगा? न्यूनतम दूरी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। अपसौर की दूरी कितनी होती है? लगभग आपके 14 करोड़ 71 लाख होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है 15 करोड़ 21 लाख, और अब न्यूनतम दूरी होती है 14 करोड़ 71 लाख। यानी कि हम मान सकते हैं औसत रूप से कि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ है। कितनी है? 15 करोड़ लगभग इसकी दूरी है। अब आपके जो क्या होता है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इससे क्या होता है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे आपके सूर्य के सामने वाला ये भाग है पृथ्वी का, तो इधर तो क्या होगी? आपकी गर्मी होगी, क्या होगी? यानी ग्रीष्म ऋतु होगी। लेकिन जो पृथ्वी का इधर वाला भाग है, जब ये भाग इधर रहेगा सूर्य के विपरीत, तो यहाँ पर क्या रहेगी? शीत ऋतु रहेगी। क्या रहेगी? शीत ऋतु रहेगी। और जब पृथ्वी इधर आएगी, तो ये वाला भाग जब यहाँ आएगा पृथ्वी का, तो इस वाले भाग में जब ये पृथ्वी घूमती घूमती इधर आएगी, तो यहाँ आने के बाद में इस वाले भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, तो फिर इस भाग में आपकी गर्मी होगी और इस भाग में शीत ऋतु होगी। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की परिक्रमा लगाने से आपके ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना कि दिन रात क्यों होते हैं, यानी कि पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दिन रात होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दिन रात तो पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण के कारण होते हैं, जबकि ऋतु परिवर्तन किस कारण होते हैं? कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति के कारण या परिक्रमण की गति के कारण आपके दिन रात होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी जो परिक्रमण की जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, इसकी भी आपके अलग अलग अवस्थाएं होती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? देखिए, आपकी 4 अवस्थाएं होती है पृथ्वी जब घूमती है। तो नंबर 1 आपके देखोगे तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसकी 4 अवस्थाएं होती है। नंबर 1, जब सूर्य की किरणें, यानी कि जब पृथ्वी के ऊपर जब पृथ्वी रहती है, पृथ्वी के बीचों बीच में से आपके ये भूमध्य रेखा है, ये आपके कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्तर अयतनांत। जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, तो उसको उत्तर अयतनांत भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। इनकी जब 21 जून को जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी, तो यहाँ पर कर्क रेखा पर क्या होगी? गर्मी होगी। क्या होगी? गर्मी।
जबकि यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की क्या होगी, तिरछी किरणें पड़ेगी, तिरछे। जब सीधी किरणें सूर्य की कर्क रेखा पर पड़ेगी तो फिर मकर रेखा पर क्या होगी कि आपकी ये तिरछी किरणें पड़ेगी। तिरछी किरणों से क्या होगा कि यहाँ पर गर्मी कम होगी, क्योंकि तिरछी किरणें आएगी तो उनको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी सूर्य की तिरछी किरणों को। जब सूर्य यहाँ पर रहेगा तो सीधी किरण यहाँ पर पड़ेगी कर्क रेखा की, तो यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मकर रेखा पर इस सूर्य की किरणों को आने में ज़्यादा वक्त लगेगा, कम प्रकाश प्राप्त होगा। इस कारण मकर रेखा पर क्या होगी, सर्दी होगी। क्या होगी, शीत ऋतु होगी या सर्दी होगी। यानी कि जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो यहाँ पर इसको उत्तर अयतनान भी कहते हैं। यहाँ पर जून में यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। इसी प्रकार फिर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर रहेगा। तो सूर्य की जो किरणें हैं मकर रेखा पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी। ठीक है, तो सीधी पड़ने से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि गर्मी पड़ेगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। और कर्क रेखा पर जब 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर होगा तो इसकी लंबी किरणें तय करनी पड़ेगी, लंबी। जिस कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शीत ऋतु होगी। यानी कि जब कर्क रेखा पर गर्मी होगी तो मकर रेखा पर सर्दी होगी, जब मकर रेखा पर गर्मी होगी तो कर्क रेखा पर सर्दी होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यानी कि 21 जून को तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उसको बोलते हैं उत्तर अयतनाथ, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, उसको बोलते हैं दक्षिणी अयतनाथ। ठीक है, इस तरह से। अब भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर आप बात करोगे तो भूमध्य रेखा पर क्रमशः आप बात करोगे भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार, यानी कि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, लंबवत चमकता है, यानी कि विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। इस कारण यहाँ पर दोनों साइडों में, यानी कि भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा पर दोनों पर बराबर प्रकाश प्राप्त होगा, यानी कि दिन रात की अवधि बराबर होगी। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की भूमध्य रेखा पर अवधि प्राप्त होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी है इसमें आप जब ये समझना है कि जब 21 जून पर जब आप ये है आपके पृथ्वी, इस पृथ्वी पर आप, मैंने बताया यहाँ पर एक कर्क रेखा है ऊपर वाली, ये कर्क रेखा, और यहाँ पर है मकर रेखा नीचे वाली। तो जब 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर ऊपर यानी कि सीधा चमकेगा सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को, तो यहाँ पर आपके 6.5 डिग्री अक्षांश है। तो 21 जून को क्या होगा कि जब इस पर चमकेगा तो इस 6.5 डिग्री पर क्या होता है कि 24 घंटे का दिन होता है, यानी कि 24 घंटे का दिन होता है यहाँ पर 6.5 डिग्री पर। इसी तरह अगर आपकी जब इस पर मकर रेखा पर 22 दिसंबर को जब सूर्य इस पर लंबवत चमकता है, तब यहाँ पर भी नीचे 6.5 डिग्री है, 6.5 डिग्री पर भी 24 घंटे का दिन होगा। कब, जब 22 दिसंबर को, केवल 22 दिसंबर को ही 6.5 डिग्री पर 24 घंटे का दिन होगा। इसी तरह इधर भी उत्तर गोलार्ध में 6.5 डिग्री पर 24 घंटे का दिन कब होगा, 21 जून को। इस कारण यहाँ पर जो 6.5 डिग्री पर 24 घंटे का दिन होता है, तो यहाँ पर यानी कि प्रकाश पूरे दिन रहता है 6.5 डिग्री पर, 24 घंटे ही प्रकाश रहता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि आधी रात में भी सूर्य चमकता है, आधी रात में भी सूर्य चमकता है। कहाँ पर, 6.5 डिग्री पर, 6.5 डिग्री पर आधी रात में सूर्य चमकता है। इस कारण जो नॉर्वे देश है जो 6.5 डिग्री पर है, जो नॉर्वे देश है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहाँ पर शांति पुरस्कार बढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक दृष्टि से। नॉर्वे देश विश्व का प्रथम देश भी है, यानी कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का है, तो नॉर्वे का है। तो जो नॉर्वे देश है, इस नॉर्वे देश में अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। इस कारण नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है, अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि नॉर्वे में 6.5 डिग्री पर है। तो यहाँ पर आप बात करोगे तो 6.5 डिग्री नॉर्वे यहाँ पर है। तो 21 जून को नॉर्वे में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य रात में दिखाई देता है। इस कारण नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पृथ्वी की इस तरह से आपकी 4 गतियाँ होती है, इनको आपको देखना है। जैसे अब आपको मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपके ये सूर्य है, सूर्य के बाद में सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर आपके मंगल है,
फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर आपके वरुण है, यानी कि अरुण वरुण। इस तरह से आपके 8 ग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, ये आपके तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, यानी कि पहले नंबर पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी। ये तो केवल आपको फोटो बताया, हमको ग्रहों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल परिभ्रमण के बारे में ही पढ़ना है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आपकी बात करते हैं कि परिभ्रमण परिक्रमण तो हो गया, लेकिन इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे, आप देखना किस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे आपके। अब समझना, आप आराम से समझना इनको। वायुदाब को, वायुदाब के माध्यम से आप इन चीज़ों को समझना। वायुदाब, वायुदाब क्या होता है? ठीक है, यानी कि वायुदाब को नापने के लिए एक यंत्र होता है बेरोमीटर। बेरोमीटर यानी कि वायुदाब को किसके माध्यम से नापा जाता है? बेरोमीटर के माध्यम से वायुदाब को नापा जाता है। कि वो यंत्र होता है, यानी कि बेरोमीटर आपके इस तरह का एक यंत्र होता है। समझना आप आराम से, इस तरह का एक यंत्र होता है। इसमें एक छड़ी रहती है, पारा रहता है इसमें, इस छड़ी में। तो इसका जो बैरोमीटर का जो आदर्श यानी कि औसत जो वायुदाब रहता है बैरोमीटर का, तो जो औसत जो वायुदाब रहता है बैरोमीटर का, वो होता है आपके 76 सेंटीमीटर वायुदाब का। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर आपका वायुदाब का ये होता है। या आप इसको 760 मिलीमीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, 760 मिलीमीटर भी बैरोमीटर का आदर्श या औसत मान सकते हैं वायुदाब। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। अब इसमें से आपसे पूछेगा कि जो आपके वायु ये बैरोमीटर है, अगर बैरोमीटर एकाएक नीचे गिरने लग जाए, एकाएक नीचे गिरने लग जाए तो क्या होगा? इसी तरह अगर आपके बैरोमीटर एकाएक आपके बढ़ने लग जाए, जैसे आपके 76 सेंटीमीटर से आपके बढ़ने लग जाए 80 सेंटीमीटर हो जाए, 90 सेंटीमीटर हो जाए, इसी तरह बढ़ने लग जाए तो क्या होगा? इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि जो 76 सेंटीमीटर से आपके वायुदाब यानी कि बैरोमीटर अपने आप नीचे गिरने लग जाए तो क्या होगा? देखो, आप इसमें समझना, आप समझना कि जो आपके बैरोमीटर है, आपके बैरोमीटर को समझना कि इस बैरोमीटर में क्या होता है कि आपको पता है, पहले समझना आप। यानी कि आपके हमेशा क्या होता है कि वायुदाब, हमेशा ध्यान रखना कि जो वायु की जो भार है, यानी कि वायु का जो भार है पृथ्वी पर जो पड़ता है, वायु का भार, उसको वायुदाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पर वायु का भार सर्वाधिक पड़ेगा, जहाँ पर वायु का भार सर्वाधिक पड़ेगा वहाँ पर उच्च वायुदाब रहेगा। क्या रहेगा? उच्च वायुदाब, उच्च दाब। और जहाँ पर न्यूनतम वायु का दाब रहेगा, हल्की रहेगी वायु, बिल्कुल हल्की रहेगी, गर्म हल्की वायु रहेगी, वहाँ पर क्या होगा? वायु ऊपर उठ जाएगी, गर्म और हल्की वायु ऊपर उठ जाएगी। उठने से यहाँ पर क्या होगा? वायु का दाब निम्न होगा। क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। ठीक है, यानी कि ठंडी और भारी वायु क्या होगी? नीचे बैठेगी। ठंडी और भारी वायु नीचे बैठेगी, जिससे क्या होगा कि उच्च वायुदाब बनेगा। और गर्म और हल्की वायुदाब ऊपर उठेगी, उठने से वहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। ठीक है, तो आप इस तरह समझिए कि हमेशा जो हवा होती है वो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, यानी कि जैसे आपके उच्च वायुदाब से क्या करते हैं कि जैसे आपके ये हवाएं नीचे बैठेगी, नीचे बैठने से क्या होगा? ये नीचे उतरेगी, तो फिर ये हवाएं क्या करेगी? यानी कि जहाँ पर आपके हवाएं, जहाँ पर निम्न वायुदाब रहेगा, तो जब ये हवाएं ऊपर उठ जाएगी तो इनकी पूर्ति करने के लिए ये हवाएं वापस इस तरफ चलेगी। ठीक है, यानी कि आपके उच्च वायुदाब की हवाएं वापस निम्न वायुदाब की ओर चलेगी इनकी पूर्ति करने के लिए। यानी कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब देखना क्या होगा अगर आपके बैरोमीटर, यानी कि इस बैरोमीटर आपकी 76 सेंटीमीटर का आदर्श है, तो अगर जैसे आपके बैरोमीटर अगर बढ़ता है, आपके बैरोमीटर का बढ़ता है तो क्या होगा? बढ़ने का मतलब यह है कि आपके वायुदाब बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? यानी कि आपके वायुदाब बढ़ रहा है, वायुदाब बढ़ रहा है। अब वायुदाब बढ़ने से क्या होगा? यानी कि वायुदाब बढ़ने से क्या होगा? वायुदाब जब बढ़ेगा तो क्या होगा? यानी कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यानी कि वायुदाब बढ़ने से क्या होगा कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ठीक है, पहला ये। ठीक है, वायुदाब बढ़ने से क्या होगा कि मौसम साफ रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके बैरोमीटर का दाब धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, तो आपके धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरता है, अगर आपके वायुदाब धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा?
उससे क्या होगा कि फिर ये हवाएं हैं वो वायु दाब यानी कि हवाएं धीरे धीरे निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। चलने से क्या होगी, आपकी वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा। यानी कि बैरोमीटर का दाब धीरे धीरे गिरेगा, गिरने से क्या होगा कि हवाएं फिर धीरे धीरे इस तरफ चलेगी। ठीक है, चलने से क्या होगा, वर्षा होगी। अब मान लीजिए आपके बैरोमीटर का जो दाब है वो एकाएक नीचे गिर जाए, एकाएक नीचे गिर जाए यानी कि तेजी से कम हो, तेजी से कम हो, यानी कि आपके वायु दाब कम हो, तेजी से वायु दाब तेजी से कम हो, बैरोमीटर का दाब तेजी से कम हो, तो क्या होगा, यानी कि जैसे आपकी तेजी से आपके यहाँ पर वायु दाब कम हो गया तो क्या होगा, फिर उच्च वायु दाब की जो हवाएं हैं वो तेजी से क्या होगी, इस निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ेगी, तेजी से यहाँ पर बढ़ेगी। तो तेजी से बढ़ेगी, इधर आएगी, तेजी से आपके वायु दाब कम होगा तो तेजी से ही आपके यह हवाएं इधर आएगी। आने से क्या होगा, यहाँ पर आंधी तूफान आएंगे, आंधी वो तूफान आएंगे, आंधी वो तूफान के साथ वर्षा होगी। यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर वायु दाब का यानी कि बैरोमीटर में अगर वायु दाब बढ़ रहा है तो क्या होगा कि मौसम साफ होगा, अगर धीरे धीरे घट रहा है तो क्या होगा, वर्षा होगी, अगर तेजी से कम हो रहा है तो क्या होगा, आंधी तूफान आएंगे। जैसे आपके भारत में मानिए, भारत में क्या होता है मई व जून में क्या होता है, मई जून में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने से क्या होता है कि वायु दाब बिल्कुल कम हो जाता है। मई जून में क्या हो जाता है कि मई जून में आपके भारत में राजस्थान में वायुदाब गर्मी के कारण वायुदाब बिल्कुल कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, वायु ऊपर उड़ जाती है। तो फिर जो निम्न वायुदाब की हवाएं हैं वो मई जून में यहाँ पर भयंकर आती है, इनकी बिल्कुल आंधियों तूफान आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वायुदाब एकाएक कम हो जाता है तो हवाएं एक साथ चलती है। ठीक है, लेकिन आपके देखोगे सर्दियों में भारत में क्या होता है, सर्दियों में हवाएं नहीं चलती। हवाएं क्यों नहीं चलती, क्योंकि वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब बढ़ने से क्या होता है कि वायु जहाँ उच्च वायुदाब रहेगा वहाँ पर हवाएं नहीं चलती है, निम्न वायुदाब में ही हमेशा वो हवाएं चलती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब वायुदाब को समझने के लिए और देखिए, अब आपके इस तरह से आपके वायुदाब को समझने के लिए आपको कुछ मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी को समझना, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे क्या होता है कि पृथ्वी पर आपके ये यहाँ पर आपके भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर आपकी ध्रुव है। क्या है, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब आपकी क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा पर आपको पता है कि यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ हमेशा सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ पर गर्मी रहती है। ठीक है, ये सूर्य है तो सूर्य की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर हमेशा क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पर तापमान सर्वाधिक रहता है। लेकिन जो दूरों पर है, दूरों पर क्या है कि सूर्य की जो किरणें हैं उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्य की किरणों को लंबी दूरी तय करने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती, अच्छे से पहुँच नहीं पाती, इस कारण यहाँ पर क्या होता है, तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, तापमान क्या होता है, अधिक होता है, यहाँ पर कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अधिक होता है, यहाँ पर कम होता है। तापमान कम होने के कारण ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फ रहती है दोनों तरफ ध्रुवों पर, सूर्य की किरणें कम मिलने के कारण। अब भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, नंबर 1 तो ये हो गया, यानी कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, जिसका कारण क्या होगा कि यहाँ पर तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वायुदाब यानी कि आपकी वायुदाब निम्न होगा, निम्न होगा। और यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होगा, अधिक वायुदाब होगा, क्योंकि आपकी ठंडी रहेगी, ठंडे में हमेशा ठंडी पवनों में हमेशा क्या होता है, वायुदाब कम रहता है। दूसरा रीजन, आपके जो पृथ्वी जो चारों ओर घूर्णन करती है, परिभ्रमण, जो पृथ्वी चारों ओर घूमती है, अपने चारों ओर घूमती है यानी कि परिभ्रमण करती है, तो जो परिभ्रमण की जो सर्वाधिक गति होती है, पृथ्वी के घूमने की जो सर्वाधिक गति होती है, वो सर्वाधिक गति कहाँ होती है, यानी कि सर्वाधिक गति, घूमने की सर्वाधिक गति आपके भूमध्य रेखा पर होती है। अब सर्वाधिक गति भूमध्य रेखा पर होगी तो क्या होगी, यानी जो चीज सर्वाधिक घूमेगी तो वायु ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सर्वाधिक घूमने से क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर वायु ऊपर उड़ जाती है। क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। और ध्रुवों पर क्या होता है कि पृथ्वी की गति, घूमने की गति न्यूनतम होती है। कहाँ पर, न्यूनतम गति कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर होती है। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा पर जो हवाएं हैं इस तरह से नहीं चलती, आड़ी नहीं चलती, भूमध्य रेखा पर हवाएं ऊपर उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है, एक तो तापमान भी अधिक रहता है। ठीक है, अधिक रहने के कारण निम्न वायुदाब तो रहता ही है,
लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर पृथ्वी की गति सर्वाधिक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर हवाएं यूं नहीं चलती, आड़ी नहीं चलती, ऊपर उड़ जाती है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, हवाओं की अनुपस्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पृथ्वी की सर्वाधिक गति होने के कारण हवाएं सीधी ऊपर ही उड़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर यहाँ पर है आपके दो रेखा है, यहाँ पर है आपकी कर्क रेखा और यहाँ पर है मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। जब ये हवाएं, जब भूमध्य रेखा से जब हवाएं ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उठने के बाद में क्या होती है, हवाएं ऊपर उठने के बाद में ये यहाँ पर कर्क रेखा पर उतरती है, फिर इधर से ये मकर रेखा पर उतरती है। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर ये हवाएं उतरती है। जब नीचे से ये भूमध्य रेखा की जो हवाएं ऊपर उड़कर जब कर्क रेखा और मकर रेखा पर उतरेगी, तो उतरने से क्या होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर उच्च वायुदाब बन जाएगा, उच्च दाब आ जाएगा, उच्च दाब की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा पर निम्न तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पर हवाएं नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि यहाँ पर हवाएं पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की सर्वाधिक गति होने के कारण हवाएं ऊपर उड़ जाती है। ऊपर उठने के कारण फिर ये हवाएं सीधी कर्क रेखा पर उतरती है। कर्क रेखा पर जब हवाएं उतरेगी तो यहाँ पर उच्च दाब की उत्पत्ति हो जाएगी। उच्च दाब की उत्पत्ति होने के कारण कर्क और मकर रेखा पर उच्च वायु दाब की उत्पत्ति होने के कारण फिर क्या होगा कि फिर कर्क रेखा से और मकर रेखा से उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलेगी। ठीक है, तो फिर कर्क रेखा से जो हवाएं चलेगी वो इधर चलेगी भूमध्य रेखा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर भी उच्च दाब है, तो भूमध्य रेखा पर निम्न दाब है, तो फिर कर्क रेखा से जो हवाएं चलेगी निम्न दाब की ओर भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी, इधर भी इधर से चलेगी। इसी तरह यहाँ पर एक और है आपके 66.5 डिग्री आर्कटिक अंटार्कटिका वर्त, इधर आपके 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्क है, तो इधर भी हवाएं चलती है, इधर भी हवाएं चलती हैं, इधर भी हवाएं चलती है, इधर भी हवाएं चलती है, इस तरह से। यानी कि कर्क रेखा से पीछे भी हवाएं चलती है और आगे भी हवाएं चलती है, इधर भी आगे हवाएं चलती है, इधर भी हवाएं चलती है। आपके यहाँ पर भी निम्न वायु दाब रहता है, ये आपको समझना है। ठीक है, इसको अब आपके इसको समझिए, यानी कि इस तरह से आपके पृथ्वी पर वायु दाब की 7 पेटियों का उद्भव होता है। यानी कि आपके वायु दाब की पृथ्वी पर कितनी पेटियां रहती है? 7 पेटियां रहती है, समझना। 7 पेटियां कौन कौन सी रहती है समझना आप। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर वायु दाब की 7 पेटियां रहती है, कौन कौन सी समझना। ये पृथ्वी है, आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है अपन को, आप वो सा पढ़ लोगे। जैसे पहले पेटी है आपकी भूमध्य रेखा वाली, ये वाली, ये पेटी, ये वाली पेटी। ठीक है, ये वाली पेटी, ये आपके 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में ये पेटी, यानी कि 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ये पहली पेटी हो गई आपकी। ठीक है, पहली पेटी का नाम क्या दोगे आप? पहली पेटी का नाम दोगे विषुवत रेखा निम्न वायुदाब, विषुवत निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, वायुदाब पेटी। दूसरी पेटी रहेगी उत्तर में भी आपके यहाँ से रहेगी, उत्तर में आपके यहाँ से कर्क के आसपास, यहाँ से दूसरी पेटी आपकी है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी। ठीक है, उच्च दाब पेटी। इसी तरह दक्षिण में भी वैसे सेम टू सेम रहेगी, जो उत्तर में रहेगी वो दक्षिण में रहेगी, दक्षिण में भी वही की वही रहेगी। 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, इसके बाद में आपके एक और रहेगी यहाँ पर पेटी, यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी रहेगी यहाँ पर 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के मध्य क्या रहेगी? उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। इधर भी आपके वैसे का वैसे रहेगी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में रहेगी वैसे की वैसे यहाँ नीचे रहेगी आपकी वाली पेटी 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, और एक अंतिम पेटी जो आपकी रहेगी ऊपर ऊपर रहेगी, यहाँ पर पेटी रहेगी आपके, वो रहेगी आपके ध्रुवीय, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय, उत्तर में रहेगी तो उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च दाब पेटी। इधर भी आपकी दक्षिण ध्रुव है, तो ध्रुव में दक्षिण ध्रुव है, तो यहाँ पर भी आपकी एक रहेगी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उच्च
दाब पेटी। ठीक है, अब देखिए गिनिए, इनको गिनिए कितनी पेटियां होंगी आपकी, कितनी पेटियां होंगी। देखो 7 पेटियां होंगी। देखो एक पेटी तो आपकी वही इस वक्त निम्न वायु दाब पेटी, दूसरी यानी कि ऊपर भी 3 पेटियां, 1 2 3, 3 पेटियां ऊपर, 3 पेटियां नीचे, 1 2 3 6 हो गए, अरे ये कि 7, यानी कि आपके वायुदाब की कितनी पेटियां हुई, वायुदाब की आपके 7 पेटियां हुई। जैसे आप इसे कर सकते हो उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च, इस तरह से आपके इस 7 पेटियां होगी वायुदाब की। कितनी पेटियां होंगी, 7 पेटियां होगी। पहली है आपके विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी, दूसरी उपोष्ण उच्च उच्च वायुदाब पेटी, तीसरी है आपके उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और चौथी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ऐसी की ऐसी आपकी नीचे रहेगी, जैसे विषुवत निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और आपके ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये समझा। अब देखिए पौने कैसे चलेगी आपके। अब पौनों को समझना आप, ये पेटियों से समझना आप। जो आपकी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आपके बीचों बीच में से ये आपके निम्न वायुदाब पेटी है, यानी कि विषुवत निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। ये है आपके उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। इसी तरह आपके दक्षिण में भी रहेगी, आपकी वे की वे रहेगी जो उत्तर में रहेगी, आपके उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, फिर नीचे रहेगी आपके उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी वैसे वैसे रहेगी आपके उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। हमें समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हमारे। और लास्ट है आपके यहाँ पर ऊपर ध्रुवीय पेटी यहाँ पर नीचे भी वैसे वैसे रहेगी आपके ध्रुवीय पेटी। ठीक है, ध्रुवीय पेटी। ठीक है, ये आपके 7 पेटियां होंगी। अब क्या होगा इसमें समझना, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ विषुवत रेखा पर आपको बताया था कि पृथ्वी की गति के कारण और तापमान के कारण यहाँ पर वायुदाब तो निम्न रहता है, वायुदाब निम्न रहता है तो निम्न रहने के कारण पृथ्वी की किरणें, सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर वायुदाब रहता है। लेकिन पृथ्वी की गति सर्वाधिक यहाँ पर होने के कारण वायु ऊपर उड़ जाती है। वायु ऊपर उठने के कारण ये वायु ऊपर उठने के बाद में फिर यहाँ पर उतरती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पर। इसी तरह इधर भी ऊपर यहाँ से उतरती है। ठीक है, यहाँ पर उतरने के कारण फिर यहाँ उच्च वायुदाब की उत्पत्ति हो जाती है। उच्च वायुदाब की उत्पत्ति होगी तो आपको पता है कि हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो यहाँ इधर भी निम्न वायुदाब है, इधर भी निम्न वायुदाब है, इधर भी विषुवत निम्न वायुदाब पेटी है, और इधर भी आपकी निम्न वायुदाब पेटी है। तो यानी कि आपकी हवाएं देखना, एक हवा तो इधर चलती है आपकी, एक हवा इधर चलती है आपकी। ठीक है, एक हवा इधर चलती है, एक हवा इधर चलती है आपकी, इस तरह से। ठीक है, ये हवाएं इधर चलती है। इसी तरह इधर आपके हवाएं चलती है, इधर चलती हैं आपके हवाएं, दोनों तरफ से हवाएं चलती है आपके। तो अब इसको समझना, जब आपके हवाएं यानी कि आपके जो हवाएं यानी कि आप देखना उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की तरफ ये चल रही है हवाएं, इनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं। ठीक है, व्यापारिक हवाएं कौन सी है? व्यापारिक हवाएं वे हवाएं जो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, यानी कि इस पेटी में जो हवाएं चलती है उसको व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यापारिक हवाएं हमेशा वर्ष भर नियमित रूप से एक दिशा में ही चलती है, व्यापारिक हवाएं। दूसरी हवा है यानी कि आपके जो पीछे चल रही है उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो पीछे हवाएं चल रही है, इधर भी पीछे चल रही है, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो पीछे हवाएं चलती है इनको पछुआ हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं। ठीक है, पछुआ हवाएं, यानी कि पछुआ हवाएं कहाँ चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती है उनको पछुआ हवाएं कहते हैं। जिस तरह उत्तरी गोलार्ध में चलती है पछुआ हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। व्यापारिक हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, उत्तरी गोलार्ध में चलती है। 2 हवाएं होगी। तीसरी हवा आपकी जो ध्रुवीय पेटी है, जो ध्रुवीय पेटी आपकी उच्च दाब है,
ध्रुवीय पेटी की जो उच्च दाब है, इस ध्रुवीय पेटी से भी आपकी हवाएं चलती है इस तरह से, इधर निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ, इस तरह ये हवाएं चलती है इधर। तो आपकी जो ध्रुवीय पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती है उनको ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय हवाएं, पवनें कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर आपके तीन तरह की, पृथ्वी पर आप देखोगे तो पृथ्वी पर आपके तीन तरह की आपकी स्थायी हवाएं होती है, स्थायी पवनें होती है। कितनी? तीन तरह की स्थायी पवनें होती है, या फिर आपके सनातनी पवनें होती है जो हमेशा चलती है। कौन कौन से? पहली पवन है व्यापारिक पवन, दूसरी है पछुआ पवन, तीसरी पवन है ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ चलती है? व्यापारिक हवाएं हमेशा कहाँ चलती है? आपके उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की तरफ, दोनों गोलार्धों में। इसी तरह पछुआ हवाएं कहाँ चलती है? आपके उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में भी वैसा का वैसा ही उस उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ पछुआ हवाएं चलती है। इसी तरह आपकी जो ध्रुवीय हवाएं कहाँ चलती है? ध्रुवीय हवाएं दोनों गोलार्धों में चलती है, ध्रुवीय उच्च दाब से निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ, ध्रुवीय उपदाब से उस तरफ। ठीक है, अब इनकी दिशा ज्ञात करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा। आपके विश्व भूगोल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे। 3-4 क्वेश्चनों में से आपके मुख्य रूप से वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ से इनकी दिशा भी देखेंगे। पहले आप देखिए कि यहाँ पर क्या रहता है कि जिसको इस पेटी को यहाँ पर हवाएं बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि हवाएं ऊपर उड़ जाती है पृथ्वी की गति के कारण। इस पेटी को विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। डोलड्रम पेटी किसको कहते हैं? विषुवत रेखा निम्न वायुदाब को। जो कौन से अक्षांशों पर आपको बताया मैंने, आपको अक्षांश बताया मैंने, ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को। कहीं कहीं 10 डिग्री भी दे रखा है, कहीं कहीं 10 डिग्री भी दे रखा है, लेकिन आप 5 मान लीजिए। तो 5 डिग्री देशांतर, 5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी देशांतर, 5 डिग्री दक्षिण देशांतर के इस पेटी में हवाएं क्या रहती है? शांत रहती है, ऊपर उड़ जाती है। इस कारण इसको डोलड्रम पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम पेटी, डोलड्रम पेटी कहते हैं इसको। ठीक है, और जो हवाएं जो आपके ऊपर यहाँ से उठकर यहाँ पर बैठती है, यहाँ पर बैठने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि वायु भार ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि प्राचीन काल में जो व्यापारी थे, तो व्यापारी क्या करते थे? अपने जहाजों में क्या करते थे? घोड़े भर भर के लेकर जाते थे। तो जब यहाँ पर पहुँचते थे तो वहाँ पर जो वायुदाब, यहाँ पर हवाएं यहाँ उतरती थी तो घोड़े भरे रहते थे। फिर यहाँ पर और उन वायुदाब के कारण यहाँ पर बदन होता था। तो बदन होने के कारण जो व्यापारी थे अपने घोड़ों को अपने जहाज से डूबने से बचाने के लिए, उनके अपने जहाज को हल्का करने के लिए उन घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। उन घोड़ों को किसमें फेंक देते थे? समुद्र में फेंक देते थे। जिस कारण इन अक्षांशों को 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक अक्षांशों को अशु अक्षांश भी कहते हैं। अशु अक्षांश, ठीक है, अशु अक्षांश कहते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब ज्यादा हो जाता है। अशु अक्षांश भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हवाएं किस तरफ चलती है आपको ध्यान रखना है। अक्षांश यानी कि हवाएं किस तरह से चलती है आपको ध्यान रखना है कि हवाएं किस तरह से चलती है आपके। चलो देखते हैं हवाएं किस तरह से चलती है आपके मैं बता देता हूँ। आपके कुछ कोष भी रहते हैं, यानी कि आपके जो हवाएं चलेगी वो आपकी रहेगी, एक प्रभाव रहेगा कोरियालिस प्रभाव। कोरियालिस प्रभाव, इस कोरियालिस प्रभाव को क्या कहते हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन होती है, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति होती है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं कोरियालिस प्रभाव। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होता है, कोरियालिस प्रभाव। इसको फेरल ने दिया था। किसने दिया था? फेरल नामक व्यक्ति ने दिया था, जिस कारण इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। इस फेरल के नियम के अनुसार, यानी कि कोरियालिस नियम के अनुसार, जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है, इस गोलार्ध में क्या होती है? हवाएं अपनी तरफ दाएं ओर मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी भाग में हवाएं किस तरफ मुड़ जाती है? दाएं तरफ मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि हवाएं बाएं ओर मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? बाएं ओर मुड़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में तो हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में आपके दाएं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो व्यापारिक पवन है उनकी दिशा किस से किस ओर होती है? पछुआ पवन की हवा दिशा किस से किस ओर होती है? तो ध्यान रखना, जो दिशा किस तरह से होती है देखना। आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी समझना। आप एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये वाली
तो आपकी ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, मकर रेखा। तो आपको बताया था मैंने कि कर्क रेखा से इधर चलती है हवाएं आपकी, इधर, ठीक है, ये इधर चलती है आपकी, ये भूम मकर रेखा से जो भूमध्य रेखा की ओर या कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जो हवाएं चलती है उनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं। अब पैरेलल नैन की कोरियलिस बल के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा का ऊपर वाला भाग आपकी उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो जब हवाएं इधर चलती है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, अब ये इधर है, अब ये है, ठीक है, ये अब ये इधर चल रहा है, इधर आगे चल रहा है, ये इधर आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, तो इसका हाथ इधर है, दायां हाथ इधर रहेगा, ये बायां हाथ इधर रहेगा, ठीक है, दायां हाथ इधर रहेगा और बायां हाथ इधर रहेगा। अगर ये इधर से न्यूज चलेगा, इधर से न्यूज चलेगा, तो इसका मुंह इधर नीचे रहेगा और हाथ, दायां हाथ इधर रहेगा, इसका दायां हाथ ये रहेगा, बायां हाथ इधर ये रहेगा। और कोई इंसान इधर से चलता है, इधर से आगे चलता है, ये इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, जिसका हाथ ये है दायां, इधर बायां है ये हाथ। और कोई इंसान इधर आगे चल रहा है, जैसे ये है, अब ये आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे जाने के बाद में इसका दाएं हाथ दाएं हाथ ये रहेगा और बायां हाथ ये रहेगा, यानी कि दाएं हाथ तो ये रहेगा इसका और बायां हाथ ये रहेगा, ठीक है, यानी कि इधर ही से चल रहा है। तो आपके ध्यान रखना कि ये इधर से जो हवाएं आ रही है, मान लीजिए आप इधर से आ रहे हो, तो आपको बताया था कि जो हवाएं, जो व्यापारिक हवाएं हैं, अगर वो उत्तरी गोलार्ध से चलती है तो वो अपने दाएं ओर मुड़ जाती है, तब आपके ये दाएं ओर मुड़ जाएगी ये वाली हवाएं, ठीक है, ये दाएं ओर मुड़ गई आपकी, ठीक है, किधर मुड़ गई आपके, दाएं ओर मुड़ गई, ठीक है, यानी कि आपके दाएं ओर मुड़ गई। तो अब ये आपके दाएं ओर मुड़ गई ना ये वाली हवाएं, ठीक है, ये दाएं ओर मुड़ गई, क्योंकि इधर से दाएं ओर, इधर आ रहा है इंसान, तो ये दाएं हाथ की तरफ मुड़ गई है इधर। अब ये हवाएं इधर से चल रही है, इधर से चलेगी, तो ये अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी, किधर ओर मुड़ जाएगी, बाएं ओर। बाएं किधर है, इधर चला है, तो बाएं हाथ इधर है, तो बाएं इधर मुड़ जाएगी ये वाली हवाएं, ये हवाएं, ठीक है, ये वाली दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ जाती है। अब आपसे पूछेगा कि व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो जो व्यापारिक पवन है आपके ये, ठीक है, ये व्यापारिक पवन, ये व्यापारिक पवन। अब आपके ये इधर, आपके ये जो आपके ये चार, आपकी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, चार दिशाएं होती है। तो ये हवाएं, जो व्यापारिक हवाएं, ये देखो न्यू मुड़ रही है आपकी, इधर से चल रही है और इधर आ रही है, यानी कि आपके देखिए ये चार दिशाएं आपके, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चार दिशाएं। अब आपकी ये हवाएं इधर से आ रही है, व्यापारिक हवाएं इस गोलार्ध में इधर से, तो आप इधर से ही न्यू आ रही है, इस इधर मुड़ जाती है। तो देखिए आपकी ये उत्तर पूर्व से, ये आपकी उत्तर पूर्व है, ये वाला भूभाग उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व से, यानी कि आपकी ये व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की ओर चलती है, पश्चिम दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया आपके कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है, यानी कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, समझना। यानी कि व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, आपकी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। अब आपसे पूछेगा कि व्यापारिक हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, तो देखिए आपकी जो इस दिशा है आपकी चार, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है। तो अब आपके देखिए जो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो रहा है कि व्यापारिक हवाएं आपके इधर से चल रही है, इधर से ये इस तरफ मुड़ जाती है। तो दक्षिण गोलार्ध में आपके जो व्यापारिक हवाएं किस तरफ से चल रही है, आपके ये दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है, किधर चल रही है, उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं की दिशा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम रहती है, उत्तर पश्चिम, देखो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा रहती है, और उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा किस तरफ से रहती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की इनकी दिशा रहती है व्यापारिक हवाओं की। क्लियर। अब आएगा आपके कि जो आपके ध्रुवीय पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं यहाँ पर है आपके, ये यहाँ पर आपके 6.5 डिग्री है, 6.5 डिग्री, जिसको इस ऊपर तो आर्कटिक वर्ग बोलते हैं, इसको अंटार्कटिका वर्ग बोलते हैं। तो पछुआ हवाएं इस तरह चलती है आपके पीछे, ये हवाएं पीछे चलती है। तो पछुआ हवा की दिशा क्या होती है, आपको बताया कि अब ये पीछे चल रही है, पीछे, अब पीछे चलेगा तो आपको पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं पैरेलल के नियम के अनुसार बाईं तरफ में मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं की तरफ मुड़ जाती है।
तो जब यह हवाएं इधर चलेगी तो हम कोई इंसान है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका दाएं हाथ ये है, तो ये ऊपर जाएगी तो दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगी, ये ऊपर जा रहा है तो ये इधर मुड़ जाती है, ठीक है। ये इधर चलेगी तो इधर मुड़ जाएगी पछुआ हवाएं। इसी तरह ये इंसान जब नीचे आएगा, ये वाला इंसान, तो ये जैसे ये इंसान है जब नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद में क्या होगा, इसका ये क्या दायां हाथ ये रहेगा आपका दायां हाथ, और बायां हाथ ये रहेगा, तो ये अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? बाएं तरफ। ऊपर तो दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती है, नीचे बाएं हाथ की तरफ। तो ये इस तरह से चलती है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह चलेगी पछुआ हवाएं, ये इस तरह से, ठीक है। यानी कि अब आपसे पूछेगा कि पछुआ हवा की दिशा क्या होती है, तो देखिए आपकी पछुआ हवा की उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ हवा की जो दिशा होगी आपकी कहाँ से होगी, यानी कि पछुआ हवा की जो उत्तरी गोलार्ध में दिशा कहाँ से होगी, देखिए ये आपके इधर से नहीं चल रही है पछुआ हवाएं, यानी कि आपके दक्षिण पश्चिम से आपके उत्तर पूर्व में चल रही है पछुआ हवाएं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चल रही है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ हवाएं हैं किस तरफ चल रही है, पछुआ हवाएं किस तरफ चल रही है आपके देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में आपके जो चार दिशा है, चार दिशा में आप ऊपर से चल रही है, यहाँ से आपके उत्तर पश्चिम से आपके कहाँ चल रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ चल रही है। इस तरह से आप दिशा याद कर सकते हैं कि इनकी दिशा क्या रहती है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये जो दक्षिण जो पछुआ हवाएं होती है, इन पछुआ हवाओं को नीचे अलग अलग नामों से बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से, ठीक है। अब आपके आएगा कि फेरल के नियम के अनुसार, यानी कि आपके जो कोर्स होता है वो अलग अलग बताऊंगा आपको। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतना तो आ गया होगा। अब दूसरे वीडियो लाऊंगा, तो दूसरे वीडियो में फिर बताऊंगा, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको ज्ञात करना है। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में आपको फिर वायुदाब पवनों के बारे में समझाने की कोशिश फिर करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। नमस्कार।